हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो कंट्रीज़ के द्वारा इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब भी नॉन टैरिफ बैरियर्स को इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है तो ये प्राइस ऑफ इंपोर्ट को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन टैरिफ बैरियर्स कोटा है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। इसमें हम 5 तरह के नॉन टैरिफ बैरियर्स करेंगे। फर्स्ट कोटा, सेकंड इंपोर्ट डिपॉजिट स्कीम, थर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फोर्थ है कस्टम वैल्यूएशन प्रोसीजर एंड फिफ्थ है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। सबसे पहली नॉन टैरिफ बैरियर हमारे पास आती है कोटा। कोटा इज द फिजिकल लिमिट ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड इनटू अ कंट्री। मतलब इसमें कितनी जो गुड्स हैं इंपोर्ट की जाएंगी उनकी क्वांटिटी की जो लिमिट है उसको तय कर दिया जाता है। जब भी नॉन टैरिफ बैरियर में कोटा को यूज़ किया जाता है तो उससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फुल प्रोटेक्शन मिलती है, और एक बार कोटा लिमिट जो है वो रीच हो जाती है तो उसके बाद कंट्री जो है इंपोर्ट करना बंद कर देती है, चाहे फिर भले ही जो एक्सपोर्टर है वो उन गुड्स के प्राइसेस को बहुत कम भी कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री ने इंपोर्टेड गुड्स की क्वांटिटी जो लिमिट कर दी है वो 10,000 यूनिट्स कर दी है, तो अगर कंट्री वो 10,000 यूनिट्स को इंपोर्ट कर लेती है तो उसके बाद वो और इंपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जो कोटा लिमिट है वो 10,000 यूनिट्स ही है। चाहे फिर भले ही जो एक्सपोर्टर है वो उन इंपोर्टेड गुड्स के प्राइसेस को बहुत कम भी कर दे, तब भी जो है लिमिट पूरी होने के बाद जो है कंट्री इंपोर्ट नहीं करेगी। द वॉल्यूम फिक्स्ड अंडर कोटा इज ऑलवेज लेस देन द वॉल्यूम अंडर फ्री ट्रेड। दूसरी हमारे पास आती है इंपोर्ट डिपॉजिट स्कीम। ये जो स्कीम नॉन टैरिफ बैरियर्स की जो है इंपोर्ट डिपॉजिट स्कीम, ये जनरली यूज़ की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा। और सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज इसमें क्या करता है कि कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है ताकि जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाए, और जब इंपोर्टेड गुड्स जो है एक्सपेंसिव हो जाएंगी तो अपने आप ही इंपोर्ट कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। For example, under the rule, importers are required to deposit certain amount with the central bank of a country, which effectively raises the cost of import. अब नेक्स्ट आती है नॉन टैरिफ बैरियर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इस नॉन टैरिफ बैरियर में जो इंपोर्टिंग कंट्रीज होती है वो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को इंसिस्ट करती है कि जो भी गुड्स हम इंपोर्ट करेंगे आपसे उनमें कुछ एक स्टैंडर्ड्स रहेंगे हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो एक्सपोर्टिंग कंट्री अगर उन स्टैंडर्ड्स को मीट करती है तो उनके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक्सपोर्टिंग गुड्स की वो बढ़ जाएगी, और एज ए रिजल्ट इंपोर्टेड गुड्स जो है वो कंट्री को बहुत महंगी पड़नी शुरू हो जाएगी, और फिर जो है इंपोर्ट अपने आप ही कंट्रोल होने शुरू हो जाएगा। द मेन मोटिव ऑफ अप्लाइंग दिस स्टैंडर्ड इज टू सेफ गार्ड द हेल्थ एंड जनरल वेलफेयर ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द इंपोर्टिंग नेशन। नेक्स्ट आती है कस्टम वैल्यूएशन प्रोसीजर। कस्टम वैल्यूएशन प्रोसीजर में जो इंपोर्टिंग कंट्री होती है ये क्या करती है कि जो भी गुड्स को इंपोर्ट करेगी उनके प्राइसेस को आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगी ताकि इंपोर्टेड गुड जो है वो महंगी हो जाए और इंपोर्ट को कंट्रोल किया जा सके। हाउएवर दिस प्रोसेस हैज़ बीन स्टॉप्ड आफ्टर द टोक्यो राउंड नेगोशिएशंस। अब लास्ट है हमारे पास लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। ये जो नॉन टैरिफ बैरियर है जनरली ये यूज़ की जाती है डेवलपिंग नेशंस के द्वारा, और इट रिक्वायर्ड दैट सम स्टिपुलेटेड पोर्शन ऑफ फाइनल गुड्स बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। इसमें क्या होता है कि जो भी गुड्स इंपोर्ट की जाएंगी उनमें कुछ एक पार्ट जो है उन फाइनल गुड्स का इंपोर्टेड का उसका कुछ एक पार्ट जो है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाएगा। इट मीन्स सम स्पेसिफाइड फ्रैक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स प्राइस मस्ट रिप्रेजेंट डोमेस्टिक value added. The logic behind this is to promote local production of certain intermediate goods. From importing point of view, there is no restriction on imports. They can import more if they also buy more from local firms.